साल 2020 की ठंडी नवंबर की रात लद्दाख के लेह में तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे गिर चुका था। हवा में बर्फ के कण ऐसे चल रहे थे जैसे खुद कुदरत भी इस रात को सोने से इनकार कर रही हो। भारतीय सेना के जवान सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। हर सांस मुश्किल थी, हर कदम संघर्ष। लेकिन इन जवानों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी मिट्टी की रक्षा। उधर दिल्ली के पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चैम्बर में बैठे अभी तक काम कर रहे थे। लाइट जल रही थी, चाय ठंडी हो चुकी थी, पर उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। अचानक उनकी सिक्योरिटी डिटेल का एक अफसर अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, सर, एनएसए अजीत डोभाल जी इमरजेंसी मीटिंग चाहते हैं। रॉ से कुछ बहुत जरूरी इनपुट आया है। मोदी जी ने बिना समय गंवाए अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, बुलाइए। इसके ठीक 4 घंटे पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हेडक्वार्टर पूरी तरह से अलर्ट था। आईएसआई के चीफ जनरल फैज हमीद के चैम्बर में उनके टॉप ऑफिसर्स की बैठक चल रही थी। नक्शों पर लाल और हरे निशान बने थे। दीवार पर भारत के पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर का डिटेल्ड मैप लगा था। फैज हमीद अपने ऑफिसर्स से कह रहे थे, भारत को एक ऐसा झटका देना है जिससे वो सालों तक संभल न सके। हमारे एसेट्स लंबे समय से स्लीपर मोड में हैं, अब उन्हें एक्टिवेट करने का समय आ गया है। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था। आईएसआई ने पिछले 18 महीनों में पूरे भारत में अपने नेटवर्क को चुपके रीएक्टिवेट किया था। कश्मीर से लेकर पंजाब तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनके स्लीपर सेल्स सो रहे थे। लेकिन यह रात उनके जागने की रात थी। आईएसआई का प्लान था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन के तहत 5 अलग अलग राज्यों में एक साथ आतंकी हमले किए जाने थे। लक्ष्य थे दिल्ली का एक्सपोर्ट कॉरिडोर, मुंबई का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स, जयपुर का टूरिस्ट सर्किट और बेंगलुरु का डिफेंस रिसर्च सेंटर। यह एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसे आईएसआई ने महीनों की प्लानिंग के बाद तैयार किया था। फैज हमीद ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, इस बार भारत को खून से नहलाकर रख देंगे। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अब भी कितना ताकतवर है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके ही कमरे में एक ऐसी आंख थी जो हर हरकत पर नजर रख रही थी। रात के ठीक 2:30 बजे दिल्ली के रो मुख्यालय में एक फोन की घंटी बजी। यह फोन किसी आम लाइन पर नहीं था। यह सीक्रेट हॉटलाइन थी जो सिर्फ रॉ के चीफ और एनएसए अजीत डोभाल के बीच सीधा कनेक्शन था। रॉ चीफ समंत गोयल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उनके टॉप एजेंट की आवाज आई जिसकी कोड नेम थी कालिदास। कालिदास आईएसआई में एक बेहद अहम पद पर तैनात था। वो आईएसआई के टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस का हिस्सा था। उसने बिना किसी हिचक के सारी जानकारी एक एक करके रॉ चीफ को दे दी। सर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 5 टारगेट, 22 अटैकर्स, हर टारगेट पर 4 से 5 लोग। हथियार पहले ही अरेंज किए जा चुके हैं। एक्सप्लोसिव्स सिर्फ 48 घंटे दूर हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो। समंत गोयल ने बीच में ही टोक दिया, तुम वहीं रहो, आगे की प्लानिंग हम करेंगे। फोन रखते ही रॉ चीफ ने एनएसए अजीत डोभाल को कॉल लगाया। डोभाल उस वक्त भी जाग रहे थे। ये उनकी आदत थी, देश की सुरक्षा कभी सोती नहीं। डोभाल ने सारी डिटेल सुनने के बाद सिर्फ इतना कहा, पीएम साहब से मिलते हैं अभी। सुबह 5 बजे पीएमओ में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ समंत गोयल, आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार, होम मिनिस्टर अमित शाह और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सभी मौजूद थे। मीटिंग हॉल में सन्नाटा था। रॉ चीफ ने पूरी इंटेलिजेंस पेश की। नक्शे खुले, टारगेट लोकेशन, दिखाई गई स्लीपर सेल्स के नाम, उनके ठिकाने, हथियारों के डिपो की लोकेशन, हर चीज पेपर पर थी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूछा, इंटेल कितनी क्रेडिबल है? रॉ चीफ ने कहा, सर, हमारा सोर्स आईएसआई के अंदर ही बैठा है। उसने हर डिटेल वेरीफाई करके दी है। ये 100% रियल है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बोले, सर, अगर ये हमले होते हैं तो देश में बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें समय रहते प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना होगा। तभी पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में वही रौद्र भाव था जो हर बार होता है जब देश की सुरक्षा पर सवाल होता है। डोभाल जी, आपकी राय? अजीत डोभाल ने अपनी सीट से उठते हुए नक्शे की तरफ इशारा किया। सर, यह सिर्फ आतंकी हमले की साजिश नहीं है। यह आईएसआई का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अगर यह सफल होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूं। डोभाल ने नक्शे पर एक अलग जगह दिखाई। हम इन स्लीपर सेल्स के एक्टिव होने से पहले ही
इनके हथियारों के डिपो को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही जो लोग इस ऑपरेशन को फंड कर रहे हैं, आईएसआई के वो टॉप ऑफिसर्स और उनके ड्रग कार्टेल कनेक्शन, हम उन पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए, पीएम मोदी ने बीच में ही पूछा, लेकिन इसके लिए क्या? डोभाल ने सीधे उनकी आंखों में देखा। सर, इसके लिए हमें पाकिस्तान के अंदर घुसना होगा। ये ऑपरेशन सिर्फ भारत की सीमा के अंदर खत्म नहीं होगा। हमें उनके घर में जाकर उनकी नींद उड़ानी होगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान के अंदर ऑन ऑपरेशन, ये कोई साधारण फैसला नहीं था, इसके भू राजनीतिक परिणाम हो सकते थे। पीएम मोदी ने करीब 5 मिनट तक बिना कुछ कहे सोचा, फिर उठे। उनके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त थी और 2019 में बालाकोट के वक्त थी। डोभाल जी, ऑपरेशन प्लान तैयार करो, रॉ और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करो। मुझे एक क्लियर और डिसाइसिव प्लान चाहिए। हम इन्हें सबक सिखाएंगे कि भारत की मिट्टी पर बुरी नजर रखने की कीमत क्या होती है। अगले 36 घंटे रॉ और आर्मी के लिए सबसे बिजी घंटे थे। रॉ के टॉप एनालिस्ट्स ने हर डिटेल को क्रॉस चेक किया। कालिदास से लगातार इनपुट आ रहे थे। पाकिस्तान में जिन लोकेशंस पर आईएसआई के ऑपरेशनल हेड्स और ड्रग कार्टेल के ठिकाने थे, उन्हें पिन पॉइंट किया गया। आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा एसएफ के एक स्पेशलियन ग्रुप को अलर्ट किया गया। उनके कमांडर कर्नल आशीष धर को बुलाया गया। कर्नल धर उन ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लीड किए थे। उनके नाम का खौफ दुश्मनों में था। डोभाल ने उनसे सीधे बात की। धर साहब, आपको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मिशन अंजाम देना है। टारगेट आईएसआई के 2 टॉप ऑपरेशनल कमांडर हैं, कर्नल रिजवान अख्तर और मेजर इरफान शाहिद। ये दोनों ऑपरेशन ब्लैक थंडर के मास्टरमाइंड हैं। इनके अलावा एक ड्रग कार्टेल का ठिकाना भी है जहां से इन ऑपरेशंस फंडिंग मिल रही है। कर्नल धर ने बिना किसी हिचक के कहा, सर मुझे सिर्फ टारगेट्स की लोकेशन चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। तारीख थी 14 नवंबर 2020। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर शेखुपुरा जिले में एक प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग सोसाइटी थी। ये एक नया कॉलोनी था जहां ज्यादातर मकान खाली पड़े थे। इसी कॉलोनी के प्लॉट नंबर 17 में कर्नल रिजवान अख्तर छुपा हुआ था। वो आईएसआई का टॉप ऑपरेशनल कमांडर था। उसने पिछले 10 सालों में भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी। वो जानता था कि भारत की एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं, इसलिए वो कभी एक जगह 2 दिन से ज्यादा नहीं रहता था। लेकिन इस बार वो अपने ही अंदाज में फंस गया था। रॉ ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। उसका फोन टैप किया गया था। उसकी लोकेशन हर 30 मिनट पर ट्रैक की जा रही थी। जिस रात वो शेखुपुरा के इस मकान में आया, रॉ को पता था रात के ठीक 1:30 बजे पैरा एसएफ के 12 कमांडोज ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक रेकी की गई लोकेशन से बॉर्डर क्रॉस किया। ये कोई बड़ी टुकड़ी नहीं थी, ये एक छोटी, डेडली और सटीक टीम थी। उनके पास एम फॉर, कार्बाइन, साइलेंसर, थर्मल इमेजर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन था। उनका रूट ऐसा चुना गया था जहां पाकिस्तानी सेंसर नेटवर्क की सबसे कमजोर पैठ थी। वो सांप की तरह रेंगते हुए पाकिस्तानी धरती पर दाखिल हुए। उधर शेखुपुरा में कर्नल रिजवान अपने 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ मकान के अंदर सो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके मकान से सिर्फ 500 मीटर दूर भारत के वो शेर खड़े हैं जिन्होंने अपने हथियारों पर साइलेंसर लगा लिए थे। रात के ठीक 2:15 बजे कर्नल धर ने अपने रेडियो पर सिर्फ एक शब्द कहा, थंडर। यह कोडवर्ड था। थंडर का मतलब था फायर। 2 कमांडोज ने मकान के मुख्य दरवाजे पर साइलेंस्ड शॉट्स से सेंट्री को ढेर कर दिया। 2 कमांडोज पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे। अगले 45 सेकंड में 3 साइलेंस्ड शॉट्स, कर्नल रिजवान अख्तर और उसके 2 गार्ड तीनों ढेर। कमांडोज ने उसका लैपटॉप, फोन और कुछ दस्तावेज लिए और बिना कोई निशान छोड़े वहां से निकल गए। उसी रात दूसरा टारगेट मेजर इरफान शाहिद, जो आईएसआई का ड्रोन स्पेशलिस्ट था और जिसने पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियार गिराने की साजिशें रची थीं, वो रावलपिंडी के एक सुरक्षित ठिकाने पर था। उसका ठिकाना ज्यादा संवेदनशील था। वो एक मिलिट्री एरिया के करीब था। लेकिन रॉ का प्लान ऐसा था कि उन्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कर्नल धर की दूसरी टीम ने रावलपिंडी के बाहरी इलाके से एक ड्रोन लॉन्च किया। यह कोई आम ड्रोन नहीं था, यह इजरायली तकनीक से लैस था, मिनी हार्पी ड्रोन। यह ड्रोन 3 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। उसने मेजर इरफान के घर को पिन पॉइंट किया और एक सटीक स्ट्राइक की। ड्रोन ने उसके घर की छत पर 2 किलो का सटीक विस्फोटक गिराया। इरफान शाहिद उसी कमरे में सो रहा था। वो मौके पर ही ढेर हो गया।
पूरा ऑपरेशन इतना सटीक था कि पड़ोसी घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह तक पाकिस्तानी मीडिया ने इसे गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताया। तीसरा टारगेट ड्रग कार्टेल का ठिकाना बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में एक पहाड़ी इलाके में ड्रग कार्टेल का वेयर हाउस था। यहां से हेरोइन और अन्य ड्रग्स पाकिस्तान से होते हुए भारत और यूरोप तक सप्लाई होती थी। ये कार्टेल आईएसआई को फंडिंग देता था और बदले में आईएसआई उनकी सुरक्षा करता था। ये वही कार्टेल था जिसने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के लिए फंडिंग दी थी। इस बार कमांडोज ने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने वेयर हाउस से 3 किलोमीटर दूर पोजीशन ली और 2 एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल से वेयर हाउस के ईंधन टैंकरों को टारगेट किया। पहले शॉट से एक टैंकर में आग लग गई। दूसरे शॉट से वेयर हाउस के अंदर रखे विस्फोटकों ने पूरे गोदाम को ध्वस्त कर दिया। करोड़ों रुपए का ड्रग्स और हथियारों का स्टॉक जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद 6 कार्टेल मेंबर भी मारे गए। सुबह होते होते सारे टारगेट न्यूट्रलाइज हो चुके थे। 3 अलग अलग लोकेशंस, 3 अलग तरीके, 12 कमांडोज, 8 घंटे, 0 कैजुअल्टी। कर्नल धर की टीम सुरक्षित वापस भारतीय सीमा में आ चुकी थी। सैटेलाइट फोन पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मिशन अकम्प्लिश्ड। सुबह 9 बजे पीएमओ में फिर मीटिंग हुई। अजीत डोभाल ने पूरी रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी। हर डिटेल, हर शॉट का टाइम, हर टारगेट की स्टेटस। पीएम मोदी ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद शांति से कहा, अच्छा हुआ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जो स्लीपर सेल्स भारत में सक्रिय थे, उनका क्या? डोभाल ने कहा, सर, उनके हथियारों के डिपो पर कल रात ही आईबी और एनआईए ने एक साथ छापे मार दिए थे। 22 में से 19 स्लीपर सेल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभी फरार हैं, लेकिन उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, सर, ये पहली बार है जब हमने आईएसआई के ऑपरेशन को उसके शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी ने गंभीर स्वर में कहा, यह संदेश जाना चाहिए कि भारत अब प्रतीक्षा नहीं करता। हम दुश्मन की साजिश को उसके घर में ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह ऑपरेशन कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अगले दिन अपने 2 आईएसआई ऑफिसर्स की मौत को रोड एक्सीडेंट और गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताया। भारत सरकार ने ना तो पुष्टि की ना इनकार किया, लेकिन खुफिया हलकों में यह ऑपरेशन ब्लैक थंडर के नाम से जाना गया। रॉ के अंदर यह ऑपरेशन अब तक के सबसे सफल और सबसे गुप्त ऑपरेशंस में गिना जाता है। कालिदास आज भी अपनी पोजीशन पर है। उसकी पहचान आज तक किसी को नहीं पता। कर्नल धर को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहानी थी उन बहादुरों की जो रात के अंधेरे में दुश्मन के घर में घुसे और बिना कोई निशान छोड़े वापस लौट आए। अगर आपको लगता है कि भारत के इन गुमनाम हीरोज की कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।